नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो जीके है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश जीके से क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है वो सब जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा उत्तर प्रदेश का इतिहास से हम शुरू कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास से क्या संबंधित हो जाता है। और यहाँ और यहाँ हम बात करेंगे 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। 1877 ईस्वी में बात करेंगे तो 1877 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत या इसको आगरा और अवध के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1836 में आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाता है। 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध हो जाता है। इसके बाद 1902 ईस्वी में आ जाते हैं। 1902 ईस्वी में इसको आगरा व अयोध्या का संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। ठीक है, संयुक्त प्रांत कब से इसका नाम हो जाता है, 1902 ईस्वी से आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत नाम हो जाता है। इसके बाद ब्रिटिश संयुक्त प्रांत आ जाते हैं। 1921 ईस्वी में ब्रिटिश संयुक्त प्रांत इसका नाम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका 1937 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1937 से ही जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1937 ईस्वी से इसका नाम, उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे 24 जनवरी 1950 से। 24 जनवरी 1950 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को। और 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे इसकी राजधानियाँ कौन कौन सी रही हैं पहले से लेकर अब तक। तो 1836 से इसकी जो राजधानी है वो आगरा हो जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हो जाती है 1836 से। इसके बाद बात करेंगे 1858 में। 1858 तक आगरा रहती है और 1858 के बाद से ये इलाहाबाद हो जाती है उत्तर प्रदेश की राजधानी। और 1858 से ये हो जाती है फिर 1921 तक। 1921 के बाद इसकी राजधानी लखनऊ बनाई जाती है, और वो भी आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं बनाई जाती है, आंशिक रूप से बनाई जाती है लखनऊ राजधानी। कब बनाई जाती है, 1921 में बनाई जाती है। इसके बाद 1935 से इसको पूर्णतः जो है लखनऊ इसकी राजधानी कर दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा लखनऊ को पूर्णतः राजधानी कब घोषित किया गया था, तो ये 1935 हो जाता है। ठीक है, 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया था। 3 जोन, 18 मंडल और 75 जिले वर्तमान में हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में कितने जिले हो जाते हैं, 75 जिले, 18 मंडल और 3 जोन में जो है बांटा गया है यूपी को। इसके बाद बात करेंगे इसकी जो कुछ राजकीय चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा की गई थी 1947 में, और देवनागरी लिपि में जो हिंदी हो जाती है इसकी प्रथम राजकीय भाषा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सभी कार्यालयों में राजकीय भाषा हिंदी अनिवार्य कर दी गई थी। कब से, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा 26 जनवरी 1968 से इसको जो है अनिवार्य कर दिया गया था सभी कार्यालयों में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद बात करेंगे राज्य के पक्षी, आप जानते हैं सारस हो जाता है। राज्य के खेल भी आपसे पूछा जा सकता है, हॉकी हो जाता है। राज्य के पुष्प पलाश हो जाएगा। और यूपी का राज के चिन्ह जो है वृत्त के अंदर 2 मछली और मछली के मध्य धनुष कमान, ये कब से किया गया है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं बनेगा कि इसके अंदर किया गया, यहाँ से बनेगा ये कब जो है स्वीकृत किया गया है। तो ये स्वीकृत किया गया था 1938 में। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। राज्य के पशु की बात की गई है, ये बारहसिंगा हो जाता है राज्य के पशु। और इसके बाद कुछ और हो जाती हैं जो प्रशासनिक ढांचा हो जाता है, प्रशासनिक संरचना हो जाती है उत्तर प्रदेश की, वो कैसे कैसे हो जाती है। यूपी के 8 जिले एनसीआर में शामिल हो जाते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से जिले हो जाते हैं ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, और जो सबसे बाद में हुआ वो शामली भी इसमें अब शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 8 जिले हो जाते हैं जो आपके एनसीआर में शामिल हो जाते हैं। प्रस्तावित आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रस्तावित कौन कौन से, एक मथुरा प्रस्तावित हो जाता है, अलीगढ़ हो जाता है, और एक सहारनपुर। ये प्रस्तावित हैं जो एनसीआर में अभी शामिल होने, लेकिन अभी तक ये शामिल नहीं हुई हैं। सबसे बाद वाला आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एनसीआर में यूपी के सबसे बाद में शामिल होने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ये आपका शामिल
ये आपका शामली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कुछ प्रशासनिक की बात करेंगे तो यूपी में द्विसदनात्मक विधानमंडल ये कब से चली आ रही है? 1937 से है। और 1937 से कौन कौन सी हो जाएगी द्विसदनात्मक में? एक आपकी विधानमंडल हो जाएगी और एक आपकी विधान परिषद हो जाती है, ठीक है। द्विसदनात्मक विधानमंडल ये 1937 से हो जाती है। इसके बाद कुछ सीटों की बात करेंगे। वर्तमान में विधानसभा में 404 सीट हो जाती हैं और एक एंग्लो इंडियन जो आपकी सन 2000 तक ये कितनी सीटें थी? ये 431 हो जाती हैं। सन 2000 तक ये 431 सीटें थी और इसके बाद से जो है अब 404 सीटें हो जाती हैं और 404 में एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए रखी गई है, ठीक है। विधान परिषद की 100 सीटें हो जाती हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 2000 तक कितनी थी? 2000 तक 108 थी और 2000 के बाद जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हो जाता है तो उस समय जो है 8 सीटें उत्तराखंड में चली जाती हैं और 100 सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में बच जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो यूपी के 4 बड़े भाग हो जाते हैं। कौन से 4 बड़े भाग हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के? सबसे पहले आपका पूर्वांचल आ जाता है, दूसरा आपका मध्यांचल आ जाता है, तीसरा आपका पश्चिमांचल आ जाएगा और फोर्थ नंबर पर आपका जो है बुंदेलखंड आ जाता है, ठीक है। ये आपका बुंदेलखंड हो जाएगा फोर्थ नंबर पे। 4 भागों में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है। इसके बाद बात करेंगे जो आपकी सर्वाधिक हो जाती है, कौन कौन सी जगह जो सर्वाधिक सीटें हो जाती हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला ये आपका इलाहाबाद हो जाएगा, इसमें 12 सीटें हो जाती हैं। सबसे कम पूछा जाएगा आपसे श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन तीनों में आपकी जो है 2-2 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। राष्ट्रपति शासन ये आपका 10 बार लग जाता है और अब तक सर्वाधिक बार यूपी में ही लगा है, ये भी आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन। और ये 2002 में अंतिम बार लगा था, इसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनगणना जो है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़े मंडल यानी संभाग का जो कौन कौन सा हो जाएगा? ये कानपुर हो जाएगा, लखनऊ, मेरठ और इनमें जो है 6-6 जिले हो जाते हैं, ठीक है। 6-6 जिले हो जाएंगे कानपुर, लखनऊ और मेरठ में, ये आपको याद रखना है। 18वां मंडल हो जाएगा आपका अलीगढ़ जो 2008 में बना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 18वां मंडल अलीगढ़ है, 2008 में इसको बनाया गया है। कितने विकास प्राधिकरण हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो 28 विकास प्राधिकरण हो जाते हैं। जिलों की बात करेंगे, ये सब जानते हैं 75 जिले हो जाते हैं। तहसील का जो है ये आपका कभी तो आपसे 350 दिया जाता है और ये जो है आंकड़े जो हैं हल्के फुल्के चेंज होते रहते हैं। कहीं भी आपको 349 देखने को मिल सकता है और कहीं आपको जो है 351 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। विश्वविद्यालय ये आपके 55 हो जाएंगे। लोकसभा सीट आपसे पूछी जाएंगी 80 हो जाती है। राज्यसभा की 31 सीट हो जाती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो हैं यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सभी पंचायतों में महिला आरक्षण कितना हो जाएगा? तो ये आपका 33% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कुछ यूपी की जो भौतिक रचना है वो क्या क्या हो जाती है वो भी हम समझ लेते हैं। यूपी की भौतिक संरचना, ठीक है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या क्या हो जाता है ये भी हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये आपका 32,87,263 किलोमीटर हो जाता है और इसमें यूपी का जो क्षेत्रफल है ये आपका हो जाता है 2,40,938 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है वर्ग किलोमीटर में हो जाता है और भारत के क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत हो जाता है? यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 7.33% हो जाता है भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाता है। 4 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से हो जाएंगे? ये आपका राजस्थान हो जाता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र और 4 नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के क्रम में कौन से नंबर पर आ जाता है। यूपी से लगे राज्य और देश कौन कौन से हो जाएंगे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी से जो सीमा साझा करते हैं यूपी के वो एकमात्र जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो आपकी हो जाती है नेपाल, ठीक है। इंटरनेशनल केवल एक है और इसके बाद जो है यूपी में 8 राज्य हो जाते हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाते हैं हमारे 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? 2 आपके पूर्व के हो जाते हैं, 2 आपके हो जाते हैं दक्षिण के, 2 आपके राज्य हो जाते हैं पश्चिम के और 2 आपके उत्तर के राज्य हो जाते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश जो है चारों तरफ 2-2 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है दिल्ली, जिससे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और
केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक हो जाती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक दूसरे राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 आपको दे दिए जाएंगे, उनसे पूछ लिया जाएगा कौन सा जो है नेपाल से नहीं लगा हुआ है। तो सिद्धार्थ नगर हो जाता है, पीलीभीत हो जाता है, ये हम अभी मैप के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। महाराजगंज हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, एक आपका बहराइच हो जाएगा। 7 जिले हो जाते हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं आपके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे यूपी गोंडवाना प्लेट पर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी गोंडवाना प्लेट पर बसा हुआ है और यह प्लेट कैम्ब्रियन युग की हो जाती है। कैम्ब्रियन युग की प्लेट है जिस पर ये बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ हम बात करेंगे जो आपकी जिलों की अवस्थिति है कौन कौन सी हो जाएगी। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में कौन कौन से हो जाएंगे ये हम देख लेते हैं। सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे, ये आपका सहारनपुर हो जाएगा, उत्तरी जिला। उत्तरी ये आपका यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका सहारनपुर हो जाता है, ठीक है। ये सबसे उत्तरी जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश का। सबसे दक्षिणी जिला ये आपका सोनभद्र हो जाता है। सबसे पूर्वी की बात करेंगे, ये आपका बलिया हो जाएगा। और पश्चिमी की बात करेंगे, ये आपका शामली हो जाता है, ठीक है। शामली भी आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये आपका शामली हो जाता है। और यहाँ हम बात करेंगे, थोड़ा मैप के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी की, तो ये आपका सहारनपुर हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे जो आपका पश्चिमी हो जाएगा, तो पश्चिम में आपका ये शामली हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो बाउंड्री आ जाती है ये सोनभद्र आ जाती है। सोनभद्र ये आपका हो जाता है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और ये सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश का। सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो ये आपका बलिया हो जाता है। बलिया कुछ इस तरह से यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। ये 4 राज्य आपको याद रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेपाल से जो आपकी सीमा है वो कितने राज्यों से लगी हुई है, वो 7 राज्य हो जाते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। ये 7 जो आपके जिले हैं ये आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा यूपी का 3 बड़े भाग में विभाजन। यूपी का 3 बड़े भाग में विभाजन किस तरह से हो जाता है। सबसे पहले भावर व तराई के क्षेत्र हो जाते हैं जो ऊपरी भाग में हो जाते हैं। इसके बाद गंगा यमुना का मैदानी भाग हो जाता है यानी मध्य भाग। कृषि के लिए सर्वोत्तम भाग कौन सा हो जाएगा, ये मध्य भाग, यानी जो गंगा और यमुना के बीच का मैदान जिसको दोआब भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, दोआब के क्षेत्र से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो दोआब का क्षेत्र है यानी गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए सर्वोत्तम भाग माना जाता है। दक्षिण का पहाड़ी व पठारी भाग ये दक्षिण का हो जाएगा और ये सर्वाधिक खनिज इसमें मिल जाते हैं। सर्वाधिक खनिज कहाँ मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सर्वाधिक खनिज जो आपका हो जाता है दक्षिण का भाग, ये आपका दक्षिण का भाग हो जाता है, इसमें सर्वाधिक खनिज जो है मिल जाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में। उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में बात करते हैं। इसमें उत्सव, मेले व पर्व हो जाएंगे, लोक नृत्य हो जाएंगे, प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी हो जाएंगे और धार्मिक स्थल भी हो जाते हैं। ये हो जाती है उत्तर प्रदेश की संस्कृति। और इनको जो है एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। यूपी में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हो जाती है, 1957 में हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना। भातखंडे आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, ये आपका 1960 में इसकी स्थापना हो जाती है और 1966 में संस्कृत विभाग के ये अधीन भी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके डीपी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, ये कहाँ हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। और ये इसकी जो स्थापना ये आपकी 1963 में हो जाती है, ठीक है। स्थान भी आपसे पूछा जाएगा लखनऊ और स्थापना आपसे पूछी जाएगी 1963 में। राज्य ललित कला अकादमी ये आपकी लखनऊ में हो जाती है, स्थान आपसे पूछा जाएगा लखनऊ और इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो 1962 में इसकी स्थापना हो जाती है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ ये आपकी 1975 में हो जाती है और लखनऊ में हो जाती है। इसके बाद राष्ट्रीय कथक अकादमी ये भी आपकी लखनऊ में हो जाती है और 1998 से और 1988 और 89 में इसकी स्थापना हो जाती है। यूपी जैन विद्या शोध संस्थान ये भी आपका लखनऊ में हो जाता है और इसकी जो स्थापना 1990 में हो जाती है। और ये जितने भी दिए गए हैं इनसे आपका एक क्वेश्चन तो हर बार बनता ही है आपके एग्जाम में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसके बाद
आप हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी कर सकते हैं और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ हम बात करेंगे जो आपके प्रमुख मेले व पर्व होते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, ये भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जो है मेले लगते हैं 2250 कुल मेले हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और जो सर्वाधिक हैं वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगते हैं जिसमें 86 हो जाते हैं। 86 मेले अकेले मथुरा में लगते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम इम्पोर्टेंट आपके सामने शेयर कर रहे हैं। सभी को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है केवल उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ मेले की। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कुंभ मेला, और ये प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, इलाहाबाद में जो है ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद लग जाता है कुंभ। इसके बाद बात करेंगे अर्धकुंभ की। अर्धकुंभ कहाँ हो जाएगा, तो ये प्रत्येक प्रयागराज में ही प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर ये लग जाता है अर्धकुंभ। माघ मेला की बात करेंगे, ये भी आपका प्रयागराज में हो जाता है और हर वर्ष जनवरी के माह में इसको लगाया जाता है, क्योंकि जनवरी को जो हिंदी में माह कहा जाता है। ठीक है, माघ कहा जाता है जनवरी को हिंदी महीनों में। ठीक है, इसलिए जो है इसको माह का मेला या माघ मेला भी कहा जाता है। बात करेंगे पशु मेला या इसको बटेश्वर मेला भी कह सकते हैं। ये आगरा में लगता है, ये जो है काफ़ी फेमस मेला हो जाता है और इसको ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। देवा शरीफ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देवा शरीफ ये आपका बाराबंकी में लगता है और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देवा शरीफ में एक दरगाह है, उसमें जो है ये मेला लगता है। नौचंदी मेला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है और होली के बाद ये लगता है। ठीक है, और ये भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है नौचंदी मेला। और इसमें दोनों तरह के लोग आते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग जो है इस मेले को एंजॉय करने के लिए आते हैं। बात करेंगे गोविंद साहब मेले की, तो ये आपका अम्बेडकर नगर में लग जाता है। कंस मेला ये आपका मथुरा व फतेहपुर सीकरी में हो जाता है कंस मेला। ध्रुपद मेला ये कई बार जो है पूछा गया है, ये आपका वाराणसी में हो जाता है। सैयद सालार उर्स की बात करेंगे, ये आपका बहराइच में हो जाता है। शाकुंभरी देवी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शाकुंभरी मेला कहाँ पड़ता है, तो ये आपका हो जाता है सहारनपुर में। ठीक है, सहसे शाकुंभरी और सहसे सहारनपुर। बात करेंगे कैलाश मेला या राम बारात मेला, ये आपका हो जाता है आगरा में। ठीक है, और राम जो है इस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, राम से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर मेला ये आपका हापुड़ में हो जाता है और हर कार्तिक पूर्णिमा को ये लगता है गढ़ मुक्तेश्वर में। ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा के घाट पर ये मेला लगता है। हरिदास जयंती की बात करेंगे, ये आपका वृंदावन में हो जाता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिवेणी महोत्सव की बात करेंगे, ये आपका इलाहाबाद में जो संगम पर लगता है। ठीक है, संगम यानी जो आपका गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ये मेला लगता है त्रिवेणी संगम पर। गंगा महोत्सव की बात करेंगे, ये हो जाता है वाराणसी में। होली का उत्सव की बात करेंगे, ये आपका मथुरा में हो जाता है। ये सारे जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनसे जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। परिक्रमा मेला ये इसको रामनवमी भी कह सकते हैं, ये आपका अयोध्या में हो जाता है। कबीर मेला की बात करेंगे, ये आपका मगहर में हो जाता है, जिसको संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रामायण मेला की, तो रामायण मेला ये आपका चित्रकूट में हो जाता है। देवा मेला जिसको देवा शरीफ के नाम से जाना जाता है, ये आपका बाराबंकी में हो जाता है। मानकपुर मेला या रामनगरिया मेला ये आपका हो जाता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, श्रावणी मेला के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कुछ और हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ढाई घाट मेला ये आपका शाहजहाँपुर में हो जाता है। गोला गोकर्णनाथ मेला ये आपका लखीमपुर खीरी में हो जाता है। कालिंजर मेला ये भी आपसे पूछा जाता है, ये बांदा में हो जाता है कालिंजर मेला। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लठमार होली ये आपकी बरसाना में हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये होली के दिन जो है मनाई जाती है। आयुर्वेद की बात करेंगे, आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में हो जाएगा। बिठुर गंगा महोत्सव ये आपका कानपुर में हो जाएगा। कजली महोत्सव से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये आपका महोबा में हो जाता है। और खिचड़ी मेला ये मकर संक्रांति के दिन जो है ये आपका गोरखपुर में हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मेले हैं जो जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं ये भी लेते हैं। ये सारे जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाता है और ठाकुर प्रसाद ने जो है इसको बढ़ाया, यानी इसको बढ़ावा जो दिया गया है वो ठाकुर प्रसाद के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया है। कथक का विकास सर्वाधिक अवध के नवाब वाजिद अली के दरबार में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कथक की बात हो रही है
और बिंदा देन ने कथक के साथ ठुमरी गायन की भी शुरुआत कर दी थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंदा दीन के द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी। तो बिंदा दीन के द्वारा कथक के साथ ठुमरी की शुरुआत की गई थी। इसके बाद बात करेंगे कथक के बारे में। तो कथक से जो संबंधित ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, ये भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो कथक से जो संबंधित है बिरजू महाराज हो जाएंगे, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और अलकनंदा और तारा देवी, ये आपके हो जाते हैं कथक से संबंधित। इसके बाद कुछ लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित जो जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लोक नृत्य भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कर्मा, ये आपका सोनभद्र का हो जाता है और ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आला की बात करेंगे, ये बुंदेलखंड का हो जाता है, बुंदेलखंड में महोबा का हो जाता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आला उदल ये दो भाइयों की जो है इसमें वीर गाथा की कहानी मिलती है और ये लोकगीत है जो वीर रस में गाया जाता है। ठीक है, आला उदल तो वीर योद्धा हो जाते हैं जिनके बारे में इसको गाया जाता है। रास लीला की बात करेंगे, ये आपकी बरसाना में हो जाती है। कजरी ये आपकी मिर्ज़ापुर में हो जाती है, यहाँ से कजरी से भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वो हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। राहुल, कार्तिक, सैरा, राई या महिला मयूर के अवस्था में पाई डंडा और धुरिया, ये कहाँ के हो जाएंगे, ये आपके बुंदेलखंड के हो जाते हैं। चरकुला, लंगूरिया, होली, झूला ये आपके ब्रजभूमि के हो जाते हैं। ठीक है, ये आपसे चरकुला जो है आपसे पूछ लिया जाएगा, चरकुला कहाँ का हो जाएगा, ये ब्रजभूमि का हो जाएगा। नटवरी बिरहा ये पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और ये पूर्वांचल में भी हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे जोगनी के, यूपी के मंदिरों में साधुओं द्वारा हो जाता है जोगनी। छोलिया की बात करेंगे, यूपी के राजपूतों के द्वारा हो जाता है। चौरेसिया की बात करेंगे तो ये आपका जौनपुर में हो जाता है। कव्वाली और नकटा ये अवध में हो जाएगा और लावड़ी व बहत्तर झीली आपकी रुहेलखंड में हो जाती है। ठीक है, रागनी, ढोला व पूरण भगत की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नृत्य आपके लिए। और इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल जो भी हो जाते हैं वो हम जो है देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। यूपी के 3 स्मारक जो विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से हो जाएंगे, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा और एक आपका आगरा का किला हो जाता है। ठीक है, ये वो स्थल है जो ऐतिहासिक स्थल है और विश्व धरोहर सूची में भी इनको शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हो जाती है, 1974 में हो जाती है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। 1998 में प्रदेश को पर्यटन उद्योग का दर्जा मिला है। ठीक है, पर्यटन उद्योग का दर्जा मिला है 1998 में। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल किस स्मारक या पर्यटन के लिए हो जाता है, ये भी हम देख लेते हैं। बात करेंगे इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में कौन कौन से संबंधित हो जाते हैं, गंगा व यमुना का संगम हो जाएगा, आनंद महल हो जाएगा, खुसरो का बाग हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो जाएगा, जोधाबाई महल और कुंभ नगरी हो जाती है इलाहाबाद। ये हो जाते हैं जिनको जिस नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे तो लखनऊ में आपके नवाबों का शहर हो जाएगा, बागों का शहर, बेगम हजरत महल पार्क और छोटा व बड़ा इमामबाड़ा हो जाता है, मोती महल, रूमी दरवाज़ा, काकोरी शहीद स्थल। ठीक है, ये सब हो जाते हैं आपके लखनऊ में। इसके बाद बात करेंगे अयोध्या की, तो अयोध्या में क्या हो जाता है और क्या जो है इसका शॉर्ट नाम हो जाता है, किस नाम से जो है इसको जाना जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। अयोध्या में क्या क्या फेमस हो जाता है, अयोध्या को जो है ये आपका पहला नाम जो है फैजाबाद हो जाता है। इसमें आपका संग्रहालय हो जाता है, तुलसी गार्डन, कनक भवन मंदिर और सूरज कुंड, ये आपके हो जाते हैं अयोध्या से संबंधित। और अब जो है एक इसमें नाम और जुड़ जाता है, ये आपका राम मंदिर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वाराणसी की बात करेंगे, विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा, गंगा के 84 घाट हो जाएंगे, मार्कंडे मंदिर हो जाएगा और देश की सबसे बड़ी ऊंची बुद्ध प्रतिमा जो है आपकी 80 फीट की। ठीक है, इसमें बुद्ध थीम पार्क भी हो जाएगा, अशोक स्तंभ, साक्षी विनायक मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ये आपके हो जाते हैं वाराणसी में। ये वो हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगरा की बात करेंगे, ताजमहल, लाल किला, अकबर का मकबरा और ये फतेहपुर सीकरी, ये आपके हो जाते हैं आगरा में। दीवाने खास, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये आप सब जो है आपके आगरा से संबंधित हो जाते हैं। 4 नाम आपको दे दिए जाते हैं, उनसे आपको पूछा जाएगा कौन सा जो है आगरा में नहीं है, उस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मथुरा की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी हो जाती है रसखान की समाधि, कृष्ण जन्मस्थली हो जाता है, मानसरोवर, यमुना मंदिर और कोकिल वन। चंदौली में चंद्रप्रभा डैम हो जाता है, वन्यजीव अभ्यारण्य या नवगढ़ भी हो जाता है।
ललितपुर की बात करेंगे, इसमें माता टीला हो जाएगा। 31 जैन मंदिर और राजघाट हो जाएंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे झांसी की, तो झांसी का जो किला है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। रानी का महल हो जाएगा, लक्ष्मी मंदिर हो जाएगा, गणेश मंदिर, राजकीय संग्रहालय हो जाएगा, ये आपके हो जाते हैं झांसी में। कुशीनगर में राम जानकी मंदिर हो जाता है, बिरला बुद्ध मंदिर हो जाता है, बुद्ध का सैन मुद्रा वाला विशाल मंदिर हो जाता है, और महापरिनिर्वाण मंदिर हो जाता है, ये भी आपका कुशीनगर में हो जाता है। ये सब वो हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। कानपुर की बात करेंगे, विठुर आपके लिए बहुत फेमस हो जाता है। जे के मंदिर हो जाता है, वाल्मीकि हो जाता है। जे के मंदिर जो है ये आपके सुमेल करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बिठूर जो है कहाँ हो जाएगा, जे के मंदिर कहाँ हो जाएगा। एटा की बात करेंगे, इसमें पटना पक्षी विहार हो जाएगा और आंत्र जिखेंदा हो जाएगा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, चोरी चौरा, रामगढ़ ताल हो जाएंगे, ये आपके हो जाते हैं गोरखपुर में। और इसमें जो है हमारे ये और हो जाते हैं। सीतापुर में 30,000 तीर्थों की भूमि, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, यह भी आपकी सीतापुर हो जाती है। सिद्धार्थनगर में आपकी कपिल वस्तु, प्राचीन स्तूप, गनवरिया, पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे। और मेरठ में जो है सबसे फेमस हो जाते हैं पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय, ये आपके मेरठ में हो जाते हैं। इसमें आपका हो जाता है कतरनिया घाट, राजा सुहेल देव मंदिर, ये आपके हो जाते हैं बहराइच से संबंधित, ठीक है। सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, इसमें आपका दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है, इंदिरा मनोरंजन पार्क हो जाता है। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा हो जाएगा, जलालाबाद का किला और जन्म दगनी ऋषि का आश्रम हो जाएगा। फरुखाबाद की बात करेंगे, इसमें आपके मुगल घाट हो जाएंगे जो औरंगजेब द्वारा हो जाता है। कन्नौज में लाख बेहोशी पक्षी विहार हो जाएगा। और इसके बाद जो है जयचंद का किला हो जाएगा, पंचवटी मंदिर, पद्मावती सती का मंदिर, भद्र विहार, ज्ञान केंद्र और हर्षवर्धन द्वारा ये निर्मित हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ देख लेते हैं हरदोई में आपका सांडी पक्षी विहार हो जाएगा, विक्टोरिया हॉल हो जाएगा हरदोई में। शाहजहाँपुर को देखेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक, रोशन सिंह स्मारक, अशफाकुल्ला खान की मजार, इसके बाद सोनभद्र हो जाएगा रिहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर और रेणुकेश्वर महादेव, ठीक है। और ये जो है आपसे सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 4 आपको नाम दे दिए जाएंगे शहरों के और 4 आपको नाम दे दिए जाएंगे पक्षी विहार के, या फिर इन स्थानों के नाम दे दिए जाएंगे 4, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कौन सा इनमें से सुमेलित है और कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। हम देखेंगे यूपी में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय, और इसमें आपके कवि और लेखक दोनों हो जाते हैं, ये भी आपको देख लेना है। सबसे पहले बात करेंगे, कवि हो जाते हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म हो जाता है वाराणसी में। वाराणसी में हो जाता है कबीरदास जी का जन्म। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो ये हो जाते हैं रामानंदाचार्य, ठीक है। और इनके गुरु हो जाते हैं रामानुज, ये भी आपको याद रखना है। इनकी माता का नाम जो है आपसे पूछा जाएगा, नीरुवे नीमा नामक जुलाहे के घर जो है इनका जन्म हो जाता है। ये हो जाते हैं कबीरदास जी। इसके बाद बात करेंगे सूरदास जी, ये भी कवि हो जाते हैं। इनका जन्म हो जाता है सीही मथुरा में। मथुरा में हो जाता है इनका जन्म। और इनके गुरु भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनके गुरु का नाम हो जाता है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हो जाते हैं सूरदास जी के गुरु। और इसके बाद बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, जो हो जाते हैं रैदास। रैदास जो है इनके मीरा के गुरु हो जाते हैं रैदास। इनका जन्म हो जाता है वाराणसी में। ये वो हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और रैदास के गुरु का नाम ये भी आपका वल्लभाचार्य हो जाते हैं। रैदास जो है गुरु हो जाते हैं मीरा के, और रैदास जी के गुरु हो जाते हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ से। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। ये हो जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, और ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हो जाते हैं, ठीक है। और ये कौन है, ये अमिताभ बच्चन के पिता हो जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। और ये जो है लेखक भी रहे हैं, ठीक है। ये जो है लेखक हो जाते हैं। इनका जन्म हो जाता है प्रतापगढ़ में। और अमिताभ बच्चन जो है इनका जन्म हो जाता है इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबादी जो है इनको कहा जाता है अमिताभ बच्चन को। दोनों को जो है आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी जो हैं ये भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं। और इनका जो जन्म है ये आपका राजापुर बांदा में हो जाता है, ठीक है।
तुलसीदास जी का जन्म हो जाता है बांदा में। इनके पिता का नाम हो जाता है आत्माराम दुबे। माता हो जाती हैं तुलसी और इनके गुरु का नाम हो जाता है बाबा नरहरि दास। नरहरि दास ये आपसे जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि दास हो जाता है। ये कई बार जो है पिछली परीक्षाओं में भी देखने को मिला है। इसके बाद बात करेंगे हम रसखान जी के बारे में। ये भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं और इनका जो जन्म है ये आपका अमरोहा में हो जाता है। इनसे केवल ये ही आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो हमारे लेखक हो जाते हैं, कौन कौन से लेखक हो जाते हैं और बहुत ही जो है फेमस लेखक हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में जन्मे, ठीक है। सभी को देखेंगे एक एक करके। इधर आपके लेखक हो जाते हैं और इधर आपके इनके जन्म स्थान हो जाते हैं। कौन कौन से किस स्थान से संबंधित हो जाएंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा ये आपकी फर्रुखाबाद से संबंधित हो जाती हैं। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। महाकवि भूषण की बात करेंगे, ये कानपुर से संबंधित हो जाते हैं। ये जो है सुमेलित करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, कौन जो है किससे संबंधित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है ये सुमेलित करने के लिए आपको दे दिए जाएंगे। बिहारी की बात करेंगे, ये फेमस कवि रहे हैं। ये आपके ग्वालियर एमपी से संबंधित हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे लल्लू लाल जी की। तो लल्लू लाल ये आपका आगरा से संबंधित हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे, ये आपके लम्ही ग्राम वाराणसी से संबंधित हो जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे, ये रायबरेली से संबंधित हो जाते हैं। इनसे भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो जितने भी आपको दिए गए हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ये आपके झांसी से संबंधित हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में और ये आपके वाराणसी से संबंधित हो जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ये रायबरेली से हो जाते हैं। आगे की बात करेंगे, ये जो अजय हो जाते हैं ये जो है कुशीनगर से संबंधित हो जाते हैं। धर्मवीर भारती ये आपके इलाहाबाद से संबंधित हो जाएंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की गई है, ये भी आपके वाराणसी से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे जो नाम हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे जो है आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, पिछली बार भी पूछे गए हैं। यूपी के प्रसिद्ध व्यक्तियों का परिचय यहाँ दिया गया है। यूपी के प्रसिद्ध व्यक्तियों का परिचय आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो से जो है क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म आपसे पूछ लिया जाता है, कासगंज में हो जाता है। इनको क्या कहा जाता था? तोताए हिंद इनको कहा जाता था। इनके गुरु की बात करेंगे, निजामुद्दीन औलिया जो है इनके गुरु हो जाते हैं और इनका गुरु का जो जन्म है ये आपका बदायूं में हो जाता है, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्वामी हरिदास के बारे में। स्वामी हरिदास जी जो है ये महान संगीतज्ञ हो जाते हैं। इनका जन्म की बात करेंगे, ये आपका अलीगढ़ में हो जाता है और ध्रुपद राग के लिए ये जाने जाते हैं। इनकी जयंती पर वृंदावन में मेला भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। इनके दो प्रसिद्ध शिष्य हो जाते हैं, एक आपके तानसेन हो जाते हैं जो ग्वालियर में जन्मे हैं और एक आपके बैजू बावरा हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तानसेन और बैजू बावरा दो इनके शिष्य हो जाते हैं, किसके? स्वामी हरिदास के। यहाँ बात करेंगे हम टोडरमल के बारे में, जो अकबर के 9 रत्नों से संबंधित हो जाते हैं और ये भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में से एक हो जाते हैं टोडरमल। इनकी जिम्मेदारी क्या क्या थी अकबर के 9 रत्नों में से? ये हो जाती है राजस्व व कृषि मंत्री हो जाते हैं अकबर के 9 रत्नों में। इनके जन्म की बात करेंगे, ये आपका लहरपुर सीतापुर से संबंधित हो जाता है। लहरपुर हो जाता है सीतापुर में, वहाँ से ये संबंधित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं अब्दुल फजल के बारे में। अब्दुल फजल का जो जन्म है ये हो जाता है आगरा में। आगरा में जन्म है आपके अब्दुल फजल। इनके द्वारा अकबरनामा व आईन अकबरी के ये लेखक हो जाते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है। आईन अकबरी ये भी आपकी अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है और इसको जो है जहांगीर ने मरवा दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपको थोड़ा सा एग्जामिनर की तरह भी सोचना पड़ेगा। बात करेंगे बीरबल की। बीरबल जो है अपने आप में बहुत फेमस नाम हो जाता है और अकबर के 9 रत्नों में से एक हो जाते हैं बीरबल। इनका जन्म की बात करेंगे तो ये आपका जालौन में पड़ता है, कालपी। कालपी हो जाता है जालौन में, जहाँ बीरबल का जन्म हो जाता है। और एक प्रसिद्ध नाम हमारे सामने आ जाता है रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। इनका जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म आपका वाराणसी में हो जाता है। पालन पोषण की बात करेंगे, ये आपका कानपुर बिठूर में हो जाता है, ठीक है। बिठूर हो जाता है कानपुर में, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई जी का, तो इनका बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका हो जाता है, ठीक है। पिता इनको छबीली कहते थे, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। पिता का नाम हो जाता है मोरोपंत।
पति का नाम हो जाता है गंगाधर। ये हो जाता है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और उत्तर प्रदेश ने जो है बहुत अच्छी अच्छी शख्सियत को जो है जन्म दिया है, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। इनके जन्म की बात करेंगे तो ये आपका शाहजहांपुर में इनका जन्म हो जाता है, ठीक है। काकोरी केस में गोरखपुर में इनको फांसी हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करेंगे, इनका जन्म हो जाता है उन्नाव में। उन्नाव में हो जाता है इनका जन्म। और अब जो है उन्नाव में पक्षी विहार का नाम इनके नाम पर बदल दिया गया है। क्या नाम हो गया है उसका, ये भी जो है हो जाता है। उन्नाव पक्षी विहार का नाम बदल कर दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। ये नाम कर दिया गया है उन्नाव पक्षी विहार का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ और नाम दिए गए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको जो है महामना भी कहा जाता था। और ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाते हैं 1916 में। 1916 में संस्थापक हो जाते हैं बीएचयू के। और इनका जो जन्म है ये आपका हो जाता है इलाहाबाद में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे मोतीलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की। इन सभी के जो जन्म है ये आपके हो जाते हैं इलाहाबाद में, ठीक है। सारे आपको याद रखने हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म हो जाता है 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय चंदौली में। मुगल सराय चंदौली में हो जाता है इनका जन्म 1904 में। इनकी मृत्यु की बात करेंगे, ये आपका ताशगंज में हो जाती है, जो आपका रूस में हो जाता है। ताशगंज होता है आपका रूस में। बात कर लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट दिए गए हैं नाम हमारे लिए। और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जहांगीर की बात करेंगे, इनका जन्म हो जाता है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में हो जाता है जहांगीर का जन्म। मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इनका जन्म भी इलाहाबाद में हो जाता है। और हाल ही में घोषणा की गई है मेरठ में जो है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनके नाम पर जो है एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जा रही है। और हॉकी के जादूगर भी इनको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी जीवनी पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, गोल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाती हैं हमारी कुछ नहर तंत्र जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नदी नहर तंत्र सिंचाई व्यवस्था और परियोजनाएं, यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम सब कुछ देखने वाले हैं। और यहाँ जो है सबसे पहले हम देखें नदी तंत्र के बारे में। और ये हो जाता है गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं। गंगा का उद्गम स्थान आपसे पूछा जाएगा, गंगोत्री का ये हो जाता है गोमुख हिमानी। गोमुख हिमानी हो जाते हैं गंगा का उद्गम स्थान। गंगा यूपी में 28 जिलों में होकर बहती है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो ये 28 जिले हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के। और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा गंगा जो है कहाँ प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये हो जाता है सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निकास कहाँ से करती है, यानी निकलती किस जिले से है, तो ये आपका बलिया हो जाता है सबसे लास्ट का जिला, जिससे गंगा जो है उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। बिजनौर से एंटर करेगी और बलिया से बाहर ये चली जाएगी। गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाती है, जिसकी लंबाई जो है 2510 किलोमीटर यहाँ दिखाई गई है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है इसको 2525 किलोमीटर भी दिखाया जाता है, ठीक है। इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। गंगा नदी के नाम क्या क्या हो जाते हैं, ये भागीरथी हो जाती है, पद्मा ये हो जाती है जाकर गंगा ने बांग्लादेश में रखा कदम और इसका नाम हो जाता है पद्म, ठीक है। ये हो जाती है बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। देव नदी भी इसको कहा जाता है और इसको जानवी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं गंगा के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ जो हम ऊपर बता रहे थे आपको वो आ जाता है। गंगा का मैदानी गंगा का पहला मैदानी प्रवेश हो जाता है हरिद्वार में। हरिद्वार है आपका उत्तराखंड में। इसके बाद बात करेंगे गंगा का यूपी में प्रवेश हो जाता है, तो प्रवेश हो जाता है आपका बिजनौर से, ठीक है। ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। गंगा का यूपी में अंतिम जिला हो जाएगा बलिया। बलिया से जो है ये बिजनौर से एंटर करते हुए बलिया से ये बाहर निकल जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। गोमुख हिमानी से निकलते समय गंगा का नाम अलकनंदा होता है, ठीक है। अलकनंदा होता है, इसके बाद जो है इनमें नदियाँ मिलती चली जाती हैं और इसको जो है आगे जाकर गंगा कह दिया गया है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का मिलना ये बिंदु हो जाता है रुद्रप्रयाग, ठीक है।
अलकनंदा और मंदाकिनी का जो बिंदु हो जाता है, जहाँ दोनों नदियाँ आकर मिल जाती है, उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। भागीरथी तथा अलकनंदा फिर से मिल जाती हैं और इनका जो मिलन बिंदु है ये आपका देवप्रयाग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये गंगा नदी के बारे में अगर आपने वीडियो डिटेल में देखनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको गंगा को बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है हमने। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है। देवप्रयाग के बाद देवप्रयाग में अलकनंदा से जब मिल जाती है भागीरथी, उसका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है। और इसके बाद गंगा यमुना का जो संगम है ये आपका हो जाता है प्रयागराज में, ये तो सब लोग जो है जानते हैं। इसके बाद बात करेंगे गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हो जाती हैं जो गंगा में मिल जाती हैं। बात करेंगे सबसे पहले रामगंगा के बारे में। रामगंगा उत्तराखंड के दूध तोली से उद्गम हो जाता है इसका, और कालागढ़ बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है और कन्नौज में जो है गंगा से मिल जाती है, ठीक है। ये हो जाती है रामगंगा। गोमती की बात करेंगे, गोमती जो है गंगा की सहायक नदी हो जाती है और इसका जो उद्गम है ये हो जाता है पीलीभीत की फुल्लर झील से, इसका उद्गम हो जाता है। और ये भी आपको याद रखना है, मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। ये जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये हो जाती है आपकी गोमती नदी। और गोमती नदी जो है ये आपकी लखनऊ, जौनपुर आदि इसी नदी के किनारे बसे शहर हैं। ये आपसे पूछ लिया जाएगा लखनऊ किस नदी के किनारे बसा गया है, तो ये हो जाता है गोमती नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे है, तो जौनपुर भी आपका गोमती नदी के किनारे हो जाता है। और कैथी गाजीपुर में गंगा से मिलन हो जाता है गोमती नदी का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कहाँ इनका मिलन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा की बात करेंगे तो घाघरा जो है तिब्बत के मामचाचुंग से उद्गम इसका हो जाता है। उद्गम से जो है सवाल आपके बनते हैं। लखीमपुर खीरी तथा बहराइच इसी नदी के किनारे बसे हैं, ये आपसे पूछ लिया जाएगा घाघरा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो लखीमपुर खीरी तथा बहराइच हो जाते हैं। इसके बाद फैजाबाद अयोध्या में जो है इसको सरयू कहा जाता है, ये सायु नहीं है, ये आपका कहा जाता है सरयू, ठीक है। सरयू जो है आजकल सुर्खियों में है क्योंकि सरयू नदी पर सरकार द्वारा काफ़ी काम किए जा रहे हैं, ठीक है। और छपरा बिहार में जो है गंगा में मिल जाती है, छपरा बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है घाघरा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और राप्ती नदी की बात करेंगे, राप्ती नदी ये आपकी गोरखपुर जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो है मिलान करने के लिए, सुमिलित करने के लिए आपसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि राप्ती नदी शहर के किनारे हो जाती है, राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाता है, तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर हो जाता है। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। गंगा के दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन हो जाती है, ये हमने बात की है अभी बाईं तरफ की। अब बात करेंगे हम जो आपकी दाईं तरफ हो जाती है गंगा के, कौन कौन सी हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यमुना की। यमुना से ये भी आपको याद रखना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना नदी हो जाती है। और यमुना की बात कर रहे हैं तो यूपी के 19 जिलों में ये बहती है यमुना। सबसे ज़्यादा 28 जिलों में बहती है गंगा, 19 जिलों में बहती है यमुना। और 1376 किलोमीटर लंबी हो जाती है यमुना नदी। उद्गम की बात करेंगे तो ये बंदर पूंछ से हो जाता है और इसमें जो है पश्चिमी ढाल पर स्थित हो जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना निकलती है यमुनोत्री से, ये बहुत ही सिंपल है। ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम हो जाता है। और सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यमुना, ठीक है। गंगा किस में करती है, गंगा बिजनौर में करती है, यमुना करती है सहारनपुर में। प्रयागराज में मिल जाती है, ये आपकी किससे मिल जाती है, तो प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है, जिसको जो है प्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है, संगम उसको कहा जाता है। यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी हो जाएगी यमुना की सहायक नदी, तो ये हो जाती है चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, ये हो जाती है यमुना की सहायक नदी। पहले ये नदियाँ यमुना में मिलती है और यमुना उसके बाद जाकर जो है गंगा में मिल जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चंबल नदी की बात करेंगे तो एमपी के मऊ जिले की जाना पाव नामक पहाड़ी से उद्गम इसका हो जाता है। कहाँ से उद्गम हो जाता है, ये आपसे जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। चंबल नदी का जो उद्गम है एमपी के मऊ जिले के जाना पाव नामक पहाड़ी से उद्गम इसका हो जाता है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और आगरा में जो है ये प्रवाहित होती है। वेतवा नदी की बात करेंगे, ये हमीरपुर में यमुना में विलीन, संस्कृत में इसका नाम वेदव्रती हो जाता है, वेत्रवती हो जाता है संस्कृत में इसका नाम।
और ये हमीरपुर में यमुना में विलीन हो जाती है। केन नदी की बात करेंगे, ये कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से उद्गम हो जाता है और बांदा जिले के भोजा नामक स्थान पर ये यमुना में विलीन हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संस्कृत में इसका नाम हो जाता है कर्णवती। आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि संस्कृत में किसका नाम कर्णवती है, तो कर्णवती हो जाता है केन नदी का। इसके बाद बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हो जाती है हिंडन नदी। हिंडन नदी जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंडन नदी आपकी गाजियाबाद इसके किनारे बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नोएडा में यमुना में विलीन हो जाती है हिंडन नदी। ठीक है, नोएडा में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे टोंस नदी की। गंगा की सहायक नदी हो जाती है टोंस नदी और इस पर बिहार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, बिहार जलप्रपात स्थित हो जाता है टोंस नदी पर। प्रयाग से थोड़ा आगे गंगा में विलीन हो जाती है कौन सी नदी, टोंस नदी। प्रयाग से थोड़ा आगे जाकर गंगा में विलीन हो जाती है और इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो बेलन नदी, जिस पर मेजा बांध बना हुआ है और ये मेजा बांध से जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे सोन नदी के बारे में। गंगा की सहायक नदी हो जाती है सोन नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके उद्गम की बात करेंगे तो उद्गम इसका अमरकंटक की पहाड़ियों से हो जाता है और पटना में गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है, कौन सी हो जाती है, सोन नदी। बात कर लेते हैं सिंचाई एवं नहर तंत्र के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश से। तो यूपी का कुल क्षेत्रफल हो जाता है 240.93 लाख हेक्टेयर, ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। और यूपी में कुल सिंचाई योग्य भूमि कितनी हो जाती है, 196.28 लाख हेक्टेयर हो जाती है कुल सिंचाई भूमि उत्तर प्रदेश में। वास्तविक सिंचाई भूमि कितनी हो जाती है, 134.40 लाख हेक्टेयर हो जाती है वास्तविक सिंचाई भूमि। और यूपी में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा होती है 71.5%, नहरों से होती है 18.9%। और ये जो आंकड़े हैं ये आपको कहीं पर जो है एक दो पॉइंट का इनमें अंतर आपको देखने को मिल सकता है। जितनी भी आप बुक पढ़ेंगे सब में जो है एक एक पॉइंट का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहीं पर यहाँ पर जो दिया गया है 71.5, कहीं पर आपको 71.4 भी दे दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और यूपी की प्रमुख नहर एवं परियोजनाएं कौन कौन सी हो जाती हैं ये भी आपको देख लेना है। ऊपरी गंगा नहर की बात करेंगे, यह हरिद्वार के निकट गंगा के दाएं किनारे से हो जाती है ऊपरी गंगा नहर। मध्य गंगा नहर की बात करेंगे, यूपी के बिजनौर से गंगा नदी से हो जाता है। ठीक है, और निचली गंगा नहर की बात करेंगे, ये काफ़ी जो है पूछा जाता है, नरोरा बुलंदशहर से गंगा से ये निकलती है। इसके बाद बात करेंगे आगरा नहर, यह एक अंतर्राज्यीय नहर हो जाती है दिल्ली हरियाणा राजस्थान व यूपी आगरा में, आगरा से यमुना में ये निकलती है आगरा नहर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, पूर्वी यमुना नहर की बात करेंगे, ये 1830 में निर्मित हो जाती है और यूपी की सबसे पुरानी नहर भी ये हो जाती है। सबसे पुरानी नहर आपसे पूछी जा सकती है कौन सी हो जाएगी, पूर्वी यमुना नहर ये सबसे पुरानी नहर हो जाती है। 1830 में जो है इसका निर्माण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फैजाबाद सहारनपुर से यमुना में से जो है निकलती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। शारदा नहर की बात करेंगे, पीलीभीत में शारदा नदी से जो है ये निकलती है और यूपी की सबसे बड़ी नहर परियोजना ये हो जाती है। 12,368 किलोमीटर की ये नहर परियोजना हो जाती है। 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। शारदा नहर से एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो ये भी आपकी शारदा नहर हो जाती है। बात करेंगे हथनीकुंड बैराज के बारे में। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाती है हथनीकुंड बैराज। कौन कौन से हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, हरियाणा हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, यूपी हो जाता है और एक आपका राजस्थान हो जाता है। और ये यमुना नदी पर सहारनपुर में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हथनीकुंड बैराज 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाती है। 1872 में निर्मित हुई है और यमुना में बाढ़ आने से परियोजना को जो है ये क्षतिग्रस्त हो गई है। 1999 में दोबारा इसको बनाकर तैयार किया गया था और इसका जो नया नाम है, नया नाम हो जाता है इसका नया ताज़ा पानी वाला बैराज। ठीक है, क्या नाम हो जाता है, नया ताज़ा पानी वाला बैराज जो है इसका नाम हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं रिहंद घाटी परियोजना के बारे में। सोनभद्र में रिहंद नामक नदी पर जो है इस परियोजना का निर्माण किया गया है। रिहंद घाटी परियोजना का सोनभद्र में रिहंद नामक नदी पर इसका निर्माण किया गया है।
रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है बेतवा नदी पर, और ये वो हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। और झांसी व ललितपुर जिले के माता टीला नामक स्थान पर यहाँ पर माता टीला बांध स्थित हो जाता है। इससे दो नहर निकलती हैं, एक गुरु सहाय नहर और एक आपकी मेदर नहर निकलती हैं माता टीला बांध से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं केन नहर परियोजना के बारे में। केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एमपी की संयुक्त परियोजना हो जाती है, और केन नहर ये आपकी पन्ना एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पन्ना एमपी से निकलती है केन नहर। राजघाट बांध की बात करेंगे, ये आपका ललितपुर में हो जाता है। बेतवा नदी यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना भी ये हो जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वेताब नहीं है, ये आपका हो जाता है वेतवा। बाण सागर परियोजना की बात करेंगे तो बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना ये उत्तर प्रदेश एमपी बिहार की संयुक्त परियोजना हो जाती है। और शहडोल जो एमपी में सोन नदी पर जो है ये बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ बात करेंगे प्रयोग सिंचाई पेयजल व बिजली परियोजना में इसका उपयोग होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उद्योग एवं उद्योगों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन कौन से हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश जो है भारत में पांचवा बड़ा औद्योगिक राज्य हो जाता है, और इसमें सबसे पहले आपका तमिलनाडु आ जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी हो जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और कृषि से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यूपी के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हो जाते हैं? कपड़ा हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, दिया सलाई, औषधि। और ये कहाँ कहाँ से संबंधित हो जाते हैं ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे उद्योग बंधु के। तो उद्योग बंधु उद्योगों के विकास के लिए 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, किसकी? उद्योग बंधु की। कब स्थापना हो जाती है? 1981 में इसकी स्थापना हो जाती है। सूती वस्त्र यानी हथकरघा उद्योग के बारे में, तो ये 16 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र एवं हथकरघा निर्देशालय का गठन हो जाता है, ठीक है। गठन की जो डेट और ईयर है ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पर हो जाता है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र आ जाएगा, दूसरे पर गुजरात आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कानपुर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ये हो जाता है कानपुर, ठीक है, यहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा। यूपी में पूर्व का ग्रास जो है ये कन्नौज को कहा जाएगा। और वाराणसी हथकरघा सिल्क की साड़ियों के लिए जो ये प्रसिद्ध हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। कौन सा जनपद किससे संबंधित हो जाएगा? फर्रुखाबाद छींट छपाई और रंगाई के काम से संबंधित हो जाएगा। लखनऊ चिकन और कढ़ाई के लिए संबंधित हो जाएगा। सीतापुर की दरियाँ जो है ये फेमस हो जाएंगी। और मुजफ्फरनगर ये कम्बल के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। अमरोहा की बात करेंगे तो ये पाइल वर्क के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाता है। और इसके बाद बात करेंगे यूपी के महत्वपूर्ण उद्योग और कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल हम बात करेंगे। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर आपका हो जाता है चमड़ा, जूट, वनस्पति, ऊनी वस्त्र, रंग रोगन, वार्निश, प्लास्टिक सिटी और विस्फोटक के लिए, ठीक है, ये कौन हो जाता है? ये आपका हो जाता है कानपुर। हाथरस की बात करेंगे टीन के कनस्तर, लकड़ी व फर्नीचर के लिए हाथरस जो है फेमस हो जाता है। कांच की बात करेंगे तो कांच में सबसे पहले फिरोजाबाद आ जाता है, बहजोई आ जाता है, और इसमें कांच की चूड़ियों के लिए फेमस हो जाता है। और कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक आपका चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुर्जा और मिर्ज़ापुर हो जाता है। पीतल की वस्तुओं के लिए मुरादाबाद हो जाता है। ताले आपके अलीगढ़ के हो जाते हैं। और दवा जो है झांसी और लखनऊ की हो जाती है। सिगरेट उद्योग की बात करेंगे ये हो जाता है सहारनपुर में, ठीक है। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो हैं ये आपकी नोएडा में हो जाती हैं। और दिया सलाई ये आपका बरेली में हो जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क ही आपका हो जाता है वाराणसी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डीजल लोकोमोटिव वर्क ये वाराणसी में हो जाता है। इसके बाद आ जाएगा तेल शोधक संयंत्र, ये मथुरा में हो जाते हैं, जो मथुरा रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है। और टेलीफोन इंडस्ट्री ये रायबरेली में हो जाती है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे ये आपका हो जाता है रेणुकूट से संबंधित। और उत्तर प्रदेश का ये जीके है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाता है। सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी का पहला सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हो जाता है। बायो तकनीकी पार्क ये लखनऊ में हो जाता है। और देश की तीसरी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री ये भी आपकी रायबरेली में हो जाती है। इसकी तीसरी हो जाती है इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। और इसके बाद बात करेंगे कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण उद्योग हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं।
सूरमा उद्योग की बात करेंगे, बेंत की छड़ी होती है। और कास्ट नक्काशी फर्नीचर उद्योग के, ये भी जो है बरेली हो जाएगा। कागज और लुगदी उद्योग के लिए सहारनपुर जो है फेमस हो जाएगा। कैंची और खेल के सामान के लिए मेरठ हो जाएगा। चाकू उद्योग ये रामपुर में हो जाता है। प्लाईवुड की बात करेंगे, ये नजीबाबाद और बिजनौर में हो जाता है। और इसके बाद कालीन उद्योग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा भदोही में, ठीक है, भदोही हो जाता है कालीन में। और भदोही की कालीन जो है अभी हाल फिलहाल में जो आपका बना है सेंट्रल विस्टा, ठीक है, जो हमारा संसद बना है नया, उसमें जो है भदोही से ही कालीन मंगाई गई हैं। पीतल की मूर्तियों की बात करेंगे, मथुरा से हो जाता है। सॉफ्टवेयर उद्योग ये आपका नोएडा से हो जाता है। इत्र उद्योग ये आपका हो जाता है कन्नौज से। गाड़ी टायर व रबड़ उद्योग ये मोदी नगर से हो जाएगा। मार्बल उद्योग की बात करेंगे, ये आगरा में हो जाएगा। बीडी उद्योग हो जाता है मिर्जापुर में, ठीक है। सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरिया उर्वरक का जो कारखाना है यानी इफ्को जो है, ये आपका फूलपुर प्रयागराज में हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये लखनऊ में हो जाता है, ठीक है, लखनऊ और कानपुर में हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। भारत हैवी इलेक्ट्रो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल जो इसको कहा जाता है, ये झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर और अमेठी में हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जलवायु, झील, बांध और वन्यजीव अभ्यारण्यों से। यूपी की जलवायु समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हो जाती है, ये आपसे पूछा जाता है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये गोरखपुर हो जाता है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान हो जाता है मथुरा, ठीक है, मथुरा हो जाता है सबसे कम वर्षा वाला स्थान। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र तराई क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। और यूपी में सबसे कम वर्षा वाला ये आपका हो जाता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और भारत में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने जलवायु क्षेत्र हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में? यूपी में मानसूनी बारिश पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये घटती चली जाती है। इसके बाद कुछ बांध आ जाते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका होता है माता टीला बांध। माता टीला बांध से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माता टीला बांध हो जाएगा बेतवा नदी पर, ये झांसी जिले में हो जाएगा। रिहंद बांध हो जाता है, ये दूसरा ऊंचा बांध हो जाता है और ये भी आपका रिहंद नदी पर हो जाता है सोनभद्र जिले में। रामगंगा बांध की बात करेंगे तो ये आपका रामगंगा नदी पर हो जाएगा और ये बिजनौर में हो जाता है। इसके बाद सरयू बांध की बात करेंगे, आपका सरयू सरयू बांध ये आपका सरयू नदी पर हो जाता है और ये बहराइच में हो जाता है। पथराई बांध की बात करेंगे, पथराई नदी पर हो जाएगा और ये ललितपुर जिले में हो जाता है। बाणसागर हो जाएगा सोन नदी पर और ये हो जाता है शहडोल एमपी में। और इसके बाद अर्जुन बांध की बात करेंगे, ये अर्जुन नदी पर हो जाएगा, ये हो जाएगा महोबा में। मेजा बांध ये कई बार पूछा गया है तो ये बेलन नदी पर हो जाएगा मिर्जापुर में, ठीक है। मेजा भी जो है कई बार आपसे पूछा जाता है। इसके बाद कुछ झीलें हो जाएंगी, जैसे रामगढ़ झील हो जाएगी गोरखपुर में। बकीरा झील हो जाएगी संत कबीर नगर में। बटलर हो जाएगी लखनऊ में। बड़ा ताल हो जाएगी शाहजहाँपुर में। और बैती व नैया हो जाएगी प्रतापगढ़ में, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। कठियामा ताल की बात करेंगे, आगरा में हो जाएगी। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये आपकी हो जाती है सोनभद्र में, ठीक है। और ये कृत्रिम झील हो जाती है रिहंद नदी पर। अवैधी ताल ये आपका वाराणसी में हो जाएगा। राजा का बांध हो जाएगा सुल्तानपुर में। बरुआ सागर झांसी में हो जाएगा। और कुछ और भी हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी ताल की बात करेंगे, झांसी में हो जाएगा। देवरिया ताल कन्नौज में हो जाएगा। फूलपुर ये आपका गोमती नदी का उद्गम हो जाता है, जहाँ से वो हो जाएगा पीलीभीत में। राधा व श्याम कुंड ये आपका हो जाता है मथुरा में। सुक्करताल मुजफ्फरनगर में हो जाएगा। और सिरसा झील ये आपकी मिर्ज़ापुर में हो जाती है। और इसके बाद एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा। और ये जो है 1977 में नया नाम जो है इसका रखा गया था, ठीक है। पुराना नाम इसका दुधवा पशु विहार था, जो 1968 में ये जब स्थापित हुआ था उस समय इसका नाम हो जाता है दुधवा पशु विहार। दो प्राणी उद्यान हो जाएंगे, एक लखनऊ में हो जाता है और एक हो जाता है आपका कानपुर में। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। यूपी के जो अन्य वन्यजीव विहार हैं वो 11 हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये चंदौली में हो जाता है, ठीक है, और ये यूपी का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखनपुर खीरी में हो जाता है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये आपका हो जाता है बहराइच में। रानीपुर की बात करेंगे, चित्रकूट में हो जाएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये हो जाता है ललितपुर में और ये सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा आपसे पूछा जाएगा, सबसे छोटा आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये आपका आगरा, इटावा और औरैया में हो जाता है।
वन्य जीव विहार ये सोनभद्र में हो जाएगा, वन्य जीव विहार। और हस्तिनापुर का ये आपका सबसे बड़ा हो जाता है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। और ये जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर तीनों जिलों में ये फैला हुआ है। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार ये आपका महाराजगंज में हो जाता है। सुहेलवा वन्य जीव विहार ये सिरावस्ती और बलरामपुर में हो जाता है। और कछुआ वन्य जीव विहार ये आपका हो जाता है वाराणसी में। ठीक है, कछुआ वन्य जीव विहार से कई बार जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यूपी के पक्षी विहार हो जाते हैं 13, कौन कौन से हो जाते हैं? चंद्रशेखर पक्षी विहार ये आपका उन्नाव में हो जाता है और इसका जो है अभी नाम चेंज हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में हो जाता है। लाख बेहोशी ये कन्नौज में हो जाएगा। सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में हो जाता है। बखीरा की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है संत कबीर नगर में। ओखला ये गौतम बुद्ध नगर ये नोएडा में हो जाता है। सामंत पक्षी विहार ये मैनपुरी में हो जाएगा। और पार्वती अरगा ये आपका हो जाता है गोंडा जिले में। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विजय सागर की बात करेंगे, ये महोबा में हो जाएगा। पटना एटा में हो जाएगा। सूराताल ये बलिया में हो जाएगा। और सूर सरोवर हो जाता है आगरा में। और एक भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये हो जाता है प्रतापगढ़ में। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।